गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सीजीएस कोचिंग। सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। मनीषा रावत, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। आई होप रिवीजन आप अच्छे से कर रहे होंगे। होली अच्छी सेलिब्रेट किया होगा आप सभी लोगों ने, उम्मीद है। किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा किसी भी प्रकार का। चलिए जल्दी से कनेक्ट हो जाएंगे सभी बच्चे। अब बस आने वाले हैं। केजरीवाल जी फ्री हो गए हैं पंजाब चुनाव से, समझ रहे हैं। पंजाब इलेक्शन से केजरीवाल जी फ्री हो गए हैं। अब फॉर्म आने वाले हैं आपके। और मनीषा रावत जी पूछ रहे हैं सर इंटरव्यू भी हो सकता है क्या। अब देखिए अभी के हिसाब से तो नहीं है। नोटिफिकेशन में अचानक से चीजें तो ऐड नहीं करेंगे। कोई भी कोई भी बोर्ड होगा तो वो अचानक से कोई चीज ऐड नहीं करता है। उसका जो नोटिफिकेशन है वो कुछ समय पहले दे देता है। तो अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो उम्मीद तो कम है। बाकी देखते हैं, एक बार फॉर्म आएंगे तो सारी क्लियरिटी हो जाएगी। वैसे उम्मीद बहुत कम है कि इंटरव्यू हो। अगर ऐसा होता तो जब अ, जनवरी में जो है ये छोटा सा नोटिफिकेशन आया था वैकेंसी को लेकर, वहां पर ही क्लियर हो जाता। क्योंकि वहां पार्ट वन और पार्ट टू तो क्लियर हो गए थे कि कॉमन पेपर होगा, फिर उसके बाद मेन सब्जेक्ट का पेपर होगा। तो वो भी चीज क्लियर कर सकते थे, इसलिए इंटरव्यू की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है मनीषा जी। बाकी रिवीजन पे ध्यान दीजिए और नोटिफिकेशन का इंतजार कीजिए। फॉर्म आने वाले हैं, कभी भी आ सकते हैं। तो देखिए बेटा, ध्यान रखेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने इंडिया के लिए जनगण मन दिया, पता है आपको। और बांग्लादेश के लिए भी, बांग्लादेश में भी इन्होंने दिया। क्या दिया? अमार सोनार बांग्ला, ये वहां का है। अमार सोनार बांग्ला।
तो दोनों देशों में कंट्रीब्यूशन माना जाता है उनका। इधर आ जाता है जनगण मन और इधर आ जाता है अमार सोनार बांग्ला। दोनों देशों में इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है। छोटे थिंकर हैं, ज्यादा बड़े थिंकर नहीं है। तो कुछ चीजें हैं इनकी जो हमें डिस्कस करनी है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जिस तरीके से हम और थिंकर को डिस्कस करते हैं उस प्रकार इनके जो वर्क्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं हैं। तो पहले अगर हम इनकी बायोग्राफी देखें, छोटा सा अगर हम बायोग्राफी इनकी देखें बेटा, तो बायोग्राफी में हमें पता लगता है कि इनका जन्म जो है कलकत्ता में हुआ, जो आज के टाइम पर पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, इनका जन्म कलकत्ता में हुआ, जो आज के समय पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ। कब हुआ? 7 मई 1861। 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ कलकत्ता में, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ठीक है, इनके जो फादर थे, इनके पिताजी थे देवेंद्र नाथ टैगोर। इनके पिताजी थे देवेंद्र नाथ टैगोर, जो ब्रह्म समाज के एक्टिव मेंबर थे। इनके जो फादर थे देवेंद्र नाथ टैगोर, वो एक्टिव मेंबर थे ब्रह्म समाज के। वो एक्टिव मेंबर थे ब्रह्म समाज के। हिंदू विचारधारा को फॉलो करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर हिंदू विचारधारा को फॉलो करते थे और उसमें उन्होंने ब्रह्म समाज को मान्यता दी। ठीक है, ब्रह्म समाज की मान्यता दी। राजा राम मोहन राय का भी संबंध है इससे, आप जानते हैं। तो उन्होंने हिंदू प्रथा को, हिंदू धर्म को, हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे और उसको फॉलो करने का जो तरीका बताया वो ब्रह्म समाज के माध्यम से बताया उन्होंने। ठीक है, तो इनके पिताजी देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म सोसाइटी के जो है एक्टिव मेंबर थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बचपन में ही इनकी मां गुजर गई थी। जब ये छोटे थे तब इनकी मां का देहांत हो गया, मां की डेथ हो गई। तो इनका जो पालन पोषण है वो नौकरों के द्वारा किया गया, सर्वेंट्स के द्वारा किया गया। ठीक है, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम इसलिए डिस्कस करते हैं शुरुआत में कि उस बेसिक इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर हमें थिंकर के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बन जाता है। ठीक है, तो हम चीजें आसानी से ग्रैप्स करने लगते हैं, कैच करने लगते हैं। ठीक है, तो जो रविंद्रनाथ टैगोर का बचपन था बेटा, जो रविंद्रनाथ टैगोर का बचपन था, उनके बचपन में ही कई चीजें उन्हें देखने को मिली, कई प्रकार के आर्ट्स उनको देखने को मिले। इसलिए देखा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है ड्रामा के क्षेत्र में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, पोएट के क्षेत्र में, कवि के, कहानी के क्षेत्र में उनका कंट्रीब्यूशन है, भागीदार हैं वो, और राइटर भी हैं वो, लेखक के रूप में भी उनका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए बचपन में उनके आसपास का जो एटमॉस्फेयर रहा, जो वातावरण रहा, वो कई प्रकार के आर्ट से मिलकर देखने को मिला। ठीक है, तो उनका उस पर प्रभाव पड़ा और यही चीजें हैं जिन्होंने उनको एक डाइवर्स पर्सनैलिटी बनाया, डाइवर्सिफाई पर्सनैलिटी बनाया। मतलब एक ही व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण आ जाना, डाइवर्सिफाई पर्सनैलिटी। ठीक है, तो वो कई क्षेत्र में उनका योगदान है, वो हम देखेंगे आगे। ठीक है, इनके परिवार में ये ही नहीं, इनके परिवार में सिर्फ ये नहीं, इनके जो भाई थे, इनकी जो बहनें थी, वो भी अपने आप में पोइट थी। पोइट मतलब कवि, कवियत्री थी, फिलोसफर थी, और म्यूजिशियन थी, और नोवेलिस्ट, उपन्यासकार थी। ठीक है, तो ये इनका योगदान तो हमें देखने को मिलता है।
इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किया, लेकिन परिवार में इनके भाइयों को और बहन जो भी हैं तो वो कवियत्री, म्यूजिशियन, फिलोसोफर और नोवेलिस्ट यानी कि उपन्यासकार वो भी थे। परिवार में भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। क्लियर हो रहा है भाई? कोई डाउट हो तो साथ ही साथ पूछते रहिएगा। ऐसा तो नहीं है कि होली के टाइम पर स्टडी करना भूल गए 3 दिन में फ्री होके। अब बात आती है रविंद्रनाथ टैगोर जब 8 साल की उम्र के थे। रविंद्रनाथ टैगोर जब 8 साल की उम्र के थे, 8 साल की उम्र बहुत छोटी होती है। 8 साल की उम्र के जब रविंद्रनाथ टैगोर थे तब इन्होंने जो है कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। 8 साल की उम्र में कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। जब ये 8 साल के थे, इनकी उम्र मात्र 8 साल थी, उसी समय इन्होंने कविता लिखना, पोएट लिखना शुरू कर दिया था, पोएम्स लिखना शुरू कर दिया था। ठीक है। अब क्या हुआ, लेकिन इनके पिताजी का सपना अलग था। पिताजी का सपना जो है अलग था। इनके पिताजी, इनके फादर चाहते थे कि बेटा मेरा बैरिस्टर बनेगा, वकील बनेगा, लॉयर बनेगा। इनके फादर जो कि देवेंद्र नाथ थे, उनका सपना था कि उनका ये बेटा यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर लॉयर बने, बैरिस्टर बने। इसलिए 1878 में, इसलिए 1878 में इनको इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड भेज दिया इनके पिताजी ने। 1878 में इनको इंग्लैंड भेज दिया। लेकिन इनका जो रुचि थी, इनका जो इंटरेस्ट था, वो लॉ को पढ़ने में नहीं था, कानून की पढ़ाई में नहीं था। इनका जो इंटरेस्ट था वो था इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर में इनका रुचि थी। तो अगर इंटरेस्ट की बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की, तो वो इंग्लिश लिटरेचर, अंग्रेजी साहित्य, इसमें इनकी रुचि थी, न कि लॉ की पढ़ाई करने में, कानून की पढ़ाई करने में इनकी रुचि नहीं थी। और जबकि इनके पिताजी चाहते थे कि मेरा बेटा लॉयर बने, क्योंकि उस समय सभी जो थोड़े से संपन्न परिवार थे वो अपने बच्चों को जो है लॉयर की पढ़ाई करवाने के लिए विदेश भेजते थे। ये ट्रेंड था। जैसे आज के टाइम पर इंजीनियरिंग और मेडिकल का ट्रेंड है कि बेटा होगा तो इंजीनियर बनेगा, बेटी होगी तो डॉक्टर बनेगी। जिस प्रकार आज ये ट्रेंड है, उसी प्रकार उस समय लॉयर का ज्यादा ट्रेंड था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, मतलब जितना भी हम देखें जो फेमस पर्सनालिटीज रही हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में या भारत की स्वतंत्रता में उनका योगदान रहा है, तो उनका अगर करियर देखा जाए तो वो लॉयर ज्यादा मिलते हैं हमें देखने को। ठीक है। तो उस समय ये ट्रेंड था लॉयर बनने का। तो इनके पिताजी भी चाहते थे कि मैं अपने बेटे को इंग्लैंड भेजूंगा लॉयर की पढ़ाई करवाने के लिए। लेकिन पिताजी को क्या पता कि बच्चे का तो लॉयर की पढ़ाई करने में मन ही नहीं लगता, उसका तो इंग्लिश लिटरेचर में लगता है। ठीक है। तो वो उनका इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में मन लगता था, इसलिए वो अपने आप से मेहनत करने लगे इंग्लिश लिटरेचर में। अपने आप से सेल्फ प्रिपरेशन करने लगे इंग्लिश लिटरेचर को लेके। ठीक है ना। और उसके बाद जो है ये 1880 में, देखिए 1878 में भेजा और 1880 में जो है बंगाल वापस आ गए। 1880 में बंगाल वापस आ गए।
1880 में वो बंगाल वापस आ गए। अब जाहिर सी बात है बेटा कि 1878 में उनको इंग्लैंड भेजा गया और 1880 में वो वापस आ गए। तो कैसे आए? पिताजी ने तो लॉयर बनने भेजा, लॉ की डिग्री लेने भेजा, लेकिन वो तो 2 साल में ही वापस आ गए। तो वापस तो आए लेकिन बिना डिग्री के। बिना डिग्री के वापस आ गए बंगाल में 1880 में। ठीक है। और बंगाल में वापस आने के बाद, बंगाल में वापस आने के बाद उन्होंने नोवेल्स, स्टोरी और पोएम ये पब्लिश करना शुरू कर दी। ठीक है। तो बंगाल में वापस आने के बाद कहानी, कविता, कहानी, कविता, ठीक है, और उपन्यास, उपन्यास यानी कि स्टोरी, पोएम और नोवेल्स ये पब्लिश करना शुरू कर दिए, छापना शुरू कर दिए बंगाल में आने के बाद। ठीक है। और वहीं फिर 1880 के बाद 1883 में, 1883 में इनकी 10 साल की उम्र की लड़की के साथ, 10 साल की उम्र की लड़की के साथ शादी हो जाती है। पहले शादियां बहुत जल्दी हो जाती थी, हम अपने पूर्वजों को भी देखेंगे तो बहुत जल्दी शादी हो जाती थी। ठीक है। तो 1883 में 10 साल की उम्र की लड़की के साथ इनका विवाह हो जाता है। ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो मृणालिनी देवी नाम था, मृणालिनी देवी, मृणालिनी देवी इनका नाम था, जो कि महज 10 साल की थी और जिनका विवाह रविंद्रनाथ टैगोर से 1883 में हो जाता है। ठीक है। अब इन्होंने कहानी, कविता और उपन्यास के माध्यम से इतना अच्छा लिखा, इतना अच्छा लिखा कि जो ऑडियंस थी, मतलब जो इनको चाहने वाले थे, वो सिर्फ अपने देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी इनके चाहने वालों की संख्या बहुत थी। जो इनके फैन थे, जो ऑडियंस थी, जो इनके काम को पसंद करती थी, जो इनकी कहानी, कविता और उपन्यास पढ़ती थी, उनको महसूस करती थी, तो ऐसे लोग सिर्फ भारत में ही नहीं थे, दूसरे देशों में भी थे। तो इन्होंने इंडिया के लोगों को तो अट्रैक्ट किया ही अपने वर्क से, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों को अट्रैक्ट किया, साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी लोगों को अट्रैक्ट किया। ठीक है। अब बात आती है 1901 की, बात आती है 1901 की। इसके बाद 1901 में बेटा इन्होंने एक संस्था बनाई जिसका नाम था शांति निकेतन। शांति निकेतन 1901 में इन्होंने एक संस्था इस्टेब्लिश की, एक संस्था इस्टेब्लिश की जिसका नाम था शांति निकेतन, और बाद में इसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। बाद में इसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बाद में इसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से बाद में इसको जाना जाता है। पहले ये महज स्कूल हुआ करता था। शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की इन्होंने 1901 में, और बाद में इसको लेटर ऑन शांति निकेतन नॉन एज विश्व भारती यूनिवर्सिटी, बाद में शांति निकेतन को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। साथ ही साथ क्लियर होता चल रहा है बेटा? अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये पहले नोबेल विजेता थे, पहला नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था भारत में,
तो ये पहले नोबेल विजेता थे, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो नवंबर 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इनका एक वर्क है गीतांजलि, जो 1912 में आया था इंग्लिश लिटरेचर के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है। यहां देखिए, नवंबर 1913 इनको नोबेल प्राइज दिया जाता है। नोबेल प्राइज दिया जाता है किसके लिए? गीतांजलि। गीतांजलि इनका एक वर्क है, गीतांजलि, जो 1912 में इन्होंने ये लेकर आए थे। तो 1913 में इन्हें इन्हीं के काम गीतांजलि, जो कि 1912 में आया था, उसके लिए नोबेल प्राइज से इन्हें पुरस्कृत किया जाता है। तो पहला नोबेल प्राइज इन्हीं को दिया गया था। ठीक है, और ये बाद में नोबेल प्राइज जो है चोरी भी हो जाता है, हम बात करेंगे आगे। ठीक है, देश का पहला नोबेल पुरस्कार चोरी भी हो जाता है, इन्हें जो मिलता है वो चोरी हो जाता है। क्लियर है? और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इनसे कि इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी किंग जॉर्ज V के द्वारा। इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी किंग जॉर्ज V के द्वारा। डिस्कस करेंगे आगे। यहां तक क्लियर है? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। 1915 में इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई किंग जॉर्ज V के द्वारा। किसके द्वारा? बाई किंग जॉर्ज V के द्वारा। किंग जॉर्ज V के द्वारा नाइटहुड की उपाधि किसको? रविंद्रनाथ टैगोर, RNT, रविंद्रनाथ टैगोर को किंग जॉर्ज V के द्वारा 1915 में नाइटहुड की उपाधि दी गई। और यह भी सवाल पूछा जाता है कि इन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था। आगे चल के इन्होंने नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया था, रिनाउंस कर दी थी। ये जो उपाधि है ये रिनाउंस कर दी थी। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग, यहां देखिए 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंस यानी कि त्याग दी नाइटहुड। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उससे इनका मन इतना दुखी हुआ था कि इन्होंने जो इन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली थी उस उपाधि को त्याग दिया इन्होंने। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि होती क्या है बेटा? नाइटहुड की उपाधि क्या होती है, कोई बताएगा? नाइटहुड की उपाधि क्या होती है? भाई मुझसे ज्यादा हिस्ट्री आप लोग पढ़े होंगे मुझे लगता है। नाइटहुड की उपाधि क्या होती है, कोई बताएगा? ऐसा क्या होता है इसमें नाइटहुड की उपाधि में? अगर किसी को पता है तो बता सकते हैं, मैं बताता हूं फिर आपको। मनीषा रावत जी, विजेंद्र जी, गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए मैं बता देता हूं। देखिए इसमें नाम के आगे मिस्टर की जगह सर लगा दिया जाता है। नाइटहुड की उपाधि में नाम के आगे मिस्टर की जगह सर लगा दिया जाता है, सर रविंद्रनाथ टैगोर।
ठीक है, नाइटहुड की उपाधि। और भी चीजें होती हैं, फिलहाल ये जानना जरूरी है कि नाइटहुड की उपाधि में जो है मिस्टर, जो नाम के आगे लगता है मिस्टर, उसके आगे सर लगा दिया जाता है। ठीक है, इनके कुछ मेन वर्क्स के बारे में बात करेंगे। काम तो इन्होंने बहुत किया है, लेकिन कुछ मेन वर्क्स हैं इनके, उसके बारे में बात करेंगे हम। पहला, शोकर वाली। शोकर वाली इनका पहला वर्क 1903 में। नाम याद रखने हैं आपको। काम तो इन्होंने बहुत किए, लेकिन कुछ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो मेन वर्क्स हम इनके देखेंगे। बताते रहिए भाई, जवाब नहीं आया किसी का। ठीक है, और दूसरा गीतांजलि के बारे में हमने डिस्कस किया ही। गीतांजलि 1912 में आया। ठीक है, नोट करते रहेंगे साथ ही साथ। कोई डाउट है, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट, अगर कोई डाउट है तो बता सकते हैं। अगला है गोरा। अगला है द पोस्ट ऑफिस। गोरा, द पोस्ट ऑफिस, साधना घर और बाहर। साधना घर और बाहर। ठीक है, डेट भी याद रखेंगे आप लोग। स्ट्रे वर्ड्स और नेशनलिज्म। स्ट्रे वर्ड्स और नेशनलिज्म, ये इनके मेन वर्क्स हैं, याद रखना है आपको।
क्लियर है? आगे चलते हैं। अब इनका आइडिया है ट्रू फ्रीडम का। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार ट्रू फ्रीडम क्या होती है? रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार ट्रू फ्रीडम क्या होती है? तो देखिए, उस समय देश को आजाद करने की बात चल रही थी, तो इन्होंने आइडिया दिया कि ये ट्रू फ्रीडम है ना, ये जो ट्रू फ्रीडम है, ये पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से कहीं ज्यादा है। यानी कि बियॉन्ड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। बियॉन्ड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, जो ट्रू फ्रीडम है वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से कहीं ज्यादा है। सिर्फ देश को आजाद करा लेना ही फ्रीडम नहीं है, समझिए। सिर्फ देश को आजाद करा लेना, सिर्फ अपनी कंट्री को आजाद करा लेना अंग्रेजों से, वही फ्रीडम नहीं है, वही स्वतंत्रता नहीं है। समझ रहे हैं? तो स्वतंत्रता क्या है भाई? ट्रू फ्रीडम क्या है? इन्होंने सिर्फ फ्रीडम की बात नहीं की, इन्होंने ट्रू फ्रीडम की बात की। तो ट्रू फ्रीडम के बारे में इन्होंने कहा कि जो ट्रू फ्रीडम है ना, वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से कहीं आगे की बात है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से कहीं आगे की बात है ट्रू फ्रीडम। क्या हो गया भाई, दिखाई दे रहा है आपको? क्लास दिखाई दे रही है बच्चों? एक बार बताइए मुझे। कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे, क्लास देख पा रहे हैं आप? विजिबल है? चलिए, है, विजिबल है। तो इन्होंने कहा कि जो ट्रू फ्रीडम है ना, वो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से कहीं आगे की बात है। इसमें ये कहते हैं, टैगोर कहते हैं कि जिन लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, यानी कि देश आजाद हो गया है, अब सत्ता ट्रांसफर हो गई है ब्रिटिश के हाथों में से, मान लीजिए सत्ता इंडिया के लोगों में आ जाती है, तो ये सत्ता परिवर्तन हो गया, पॉलिटिकली हम फ्री हो गए। पहले हम पर कोई और राज कर रहा था, अब राज करने वाले हमारे ही देश के होंगे। तो ये टैगोर कहते हैं कि जो जिन लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, वो पूरी तरह से फ्री नहीं हुए हैं, वो पूरी तरह से फ्री नहीं हुए, वो पावरफुल हो गए हैं बस। क्या? समझिए इनके कॉन्सेप्ट को। जिन लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई है, वो पूरी तरह से फ्री, स्वतंत्र नहीं हुए हैं, पूरी तरह से फ्री नहीं हुए हैं, वो पावरफुल हो गए हैं। क्योंकि अब सत्ता, मान लीजिए ब्रिटिश के हाथों से अगर अपने ही देश की किसी ग्रुप के हाथ में आ जाए, तो वो पॉलिटिकली फ्री हो गए हैं और पावरफुल हो गए हैं, लेकिन कंप्लीटली फ्री नहीं है, उनके पास फ्रीडम नहीं है। फ्रीडम कब होगी भाई? फ्रीडम कब होगी? ये पॉलिटिक्स से ज्यादा जो है, थोड़ा सा इनका जो विचार है ना, वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्म की ओर इनका जो है, आध्यात्म को ये लाना चाहते हैं हर जगह, स्पिरिचुअलिटी को लाना चाहते हैं। और इनका जो आइडिया है वो क्या है कि व्यक्ति के अंदर जो है भावना होनी चाहिए,
संवेदना होनी चाहिए, और व्यक्ति ये मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ज्यादा ना भागे, इसलिए वो कैपिटलिस्ट का विरोध करते हैं। ठीक है ना, वो सोसाइटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, सोसाइटी सोशल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, समाज के विकास पर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसीलिए यूएसएसआर जो सोशलिस्ट कंट्री है उसके प्रति उनकी थोड़ी सी भावना थी, उसके प्रति थोड़े से वो अपना समर्थन दिखाते थे अमेरिका के विपक्ष में, क्योंकि भाई कैपिटलिस्ट कंट्री, समझ रहे हैं। तो ये चाहते थे कि व्यक्ति को ना ये मटेरियलिस्टिक चीजें छोड़ के अपने आप पर, अपने इंप्रूवमेंट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आप पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस तो हो गए, तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिलने का मतलब है कि आप पावरफुल हो गए, आपके पास पावर आ गई। इसे ये मत कहिए कि आप फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम नहीं है। ठीक है ना, तो इन्होंने ट्रू फ्रीडम की 4 स्टेज बताई, इन्होंने ट्रू फ्रीडम की 4 स्टेज, 4 स्टेजेस ऑफ ट्रू फ्रीडम। इन्होंने ट्रू फ्रीडम की 4 स्टेजेस बताई। कमेंट करते रहिए अगर कोई। हाँ पूनम जी विजिबल है, एक्चुअली यहां एक सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी तो मुझे लगा शायद आपको भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, फिर दूसरे सिस्टम में देखा मैंने तो दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना बेटा सभी को। तो इन्होंने ट्रू फ्रीडम की 4 स्टेज बताई। ठीक है, पहला रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम एट इंडिविजुअल लेवल। रियलाइजेशन यानी उसको फील करना होगा आपको। अगर आप फील करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पर आप फ्री हैं तो ये चेक करके देखो, तब माना जाएगा कि आप फ्री हो। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकली आप इंडिपेंडेंट हो गए हो, आपके पास पावर आ गई तो आप उसी को कह रहे हो कि आप स्वतंत्र हो, आप फ्री, आपको फ्रीडम मिल गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, फिर दूसरा आ जाएगा रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम एट कम्युनिटी लेवल, यानी समुदायक तौर पर भी उसको देखो कि व्यक्ति फ्री महसूस कर रहा है या नहीं कर रहा। समुदायक लेवल पे, समुदायक स्तर पे भी देखो उसको कि समुदाय में व्यक्ति फ्री महसूस कर रहा है अपने आप को कि नहीं कर रहा है। ठीक है ना। तीसरा रियलाइजेशन ऑफ फ्रीडम एट यूनिवर्स लेवल, यानी कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के लेवल पर। चौथा जो इन्होंने बताया है वो है यूनिवर्स से लेकर इनफाइनाइट तक, अनंत, यूनिवर्स से लेकर इन्फिनिटी। यूनिवर्स से लेकर इन्फिनिटी यानी कि ब्रह्मांड से लेकर अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। मतलब हर जगह व्यक्ति अपने आप को फ्री महसूस करे, तब समझो कि उसको ट्रू फ्रीडम मिली है। ठीक है, तो इसे ही वो कहते हैं सुप्रीम मैन, यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति, जो यूनिवर्स से लेके इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक अपने आप को फ्री महसूस करता है और उसको लगता है कि हां मुझे फ्रीडम है, तो ऐसे व्यक्ति को वो कहेंगे सुप्रीम मैन, यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति। सुप्रीम मैन यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति। ठीक है, तो ये 4 स्टेज बताई हैं। हर स्टेज पर अपने आप को रियलाइज करके देखो, अपने आप से पता करके देखो क्या आप फ्री हो, हर स्टेज पर। और लास्ट वाली जो स्टेज है इसे सुप्रीम स्टेज बताया है कि अगर ये स्टेज में कोई अपने आप को फ्री महसूस करता है
तो वो सुप्रीम मैन कहलाएगा, वो सर्वोच्च व्यक्ति कहलाएगा जिसे वो फ्रीडम मिली है। मतलब आध्यात्मिक तौर पर अपने आप को उच्च समझने लगे और अपने अंदर की ह्यूमैनिटी, अपने अंदर का ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानवतावाद, उसको जो है डेवलप महसूस करने लगे, अपने आप को विकसित महसूस करने लगे। तो समझना कि वो व्यक्ति फ्री है, यानी कि उसके पास फ्रीडम है। इसलिए इन्होंने कहा है ट्रू फ्रीडम का आइडिया देते हुए कि पॉलिटिकली हम किसी से आजाद हो जाएं तो हम पावरफुल बनते हैं, न कि हमारे पास फ्रीडम आती है। ठीक है, क्लियर है। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल आध्यात्म के प्रति इनका जो रवैया है वो क्या है कि ये समर्थन करते हैं स्पिरिचुअलिज्म का, आध्यात्म का समर्थन करते हैं बेटा। क्लियर है। आई होप क्लियर होंगी सारी चीजें। तो ये जो सुप्रीम मैन वाली जो भावना पैदा होगी, सुप्रीम मैन वाली जो फीलिंग पैदा होगी इंसान के अंदर, वो तभी पॉसिबल है बेटा जब हर व्यक्ति अपने आप को मटेरियल लाइफ से अलग महसूस करने लगे। ये सुप्रीम मैन वाली जो फीलिंग है वो हर व्यक्ति के अंदर तभी पैदा होगी जब वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जिसे ट्रू फ्रीडम चाहिए, उसे ट्रू फ्रीडम तभी मिल सकती है जब वो अपने आप को मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ से आइसोलेट करने लगे, मटेरियल थिंग्स ऑफ लाइफ से अपने आप को अलग करने लगे। मतलब मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ना भागे और वो स्पिरिचुअलिटी के पीछे भागे, अपने आप को इंप्रूव करने के पीछे पड़ा रहे वो। ठीक है ना, क्लियर है। तो ये इंडिविजुअलिज्म उस पर ज्यादा महत्व नहीं देते थे, इंडिविजुअल पर महत्व नहीं देते थे, ये पूरे सोशल डेवलपमेंट पर, सोसाइटी के डेवलपमेंट पर महत्व देते थे। ये इनका इंपॉर्टेंस था कि सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल इनकी मान्यता में नहीं था, सोशल डेवलपमेंट पर ज्यादा ध्यान देते थे। इसलिए ये वेलफेयर स्टेट की बात करते थे, कल्याणकारी राज्य की बात करते थे, एक ऐसा राज्य जो लोगों का कल्याण करे, पब्लिक के लिए काम करे, उसकी बात करते थे ये वेलफेयर स्टेट की। ठीक है। तो पजेसिव इंडिविजुअलिज्म के ये अगेंस्ट थे, व्यक्तिवाद इंडिविजुअलिज्म के अगेंस्ट थे। इनका फोकस था होल सोसाइटी का डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए वेलफेयर स्टेट की बात करते थे, क्योंकि वेलफेयर स्टेट होगा तो पब्लिक के लिए काम करेगा और सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। ठीक है। तो ये हर व्यक्ति से कहते थे कि हर व्यक्ति को अपने आप पर काम करने की जरूरत है, अपने विजन को बढ़ाने की जरूरत है, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है, तब ये सारी चीजें हो पाएंगी। क्लियर है। तो ये बताया उन्होंने ट्रू फ्रीडम को लेकर, जिसमें इन्होंने मेन कहा कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस पा लेना ये ट्रू फ्रीडम नहीं है। इससे आप पावरफुल तो हो जाओगे लेकिन ट्रू फ्रीडम नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, क्लियर है यहां तक। थोड़े से विवाद में भी रहे, इनके ऊपर डिस्प्यूट भी चला, बात करेंगे हम। यहां तक क्लियर है। चलिए देखिए,
थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है। 1911 दिल्ली कोर्ट, दिल्ली दरबार। 1911 दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, ठीक है। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है जहां पर किंग आते हैं, जहां पर किंग आते हैं, और वहां पर किंग के सम्मान में कहा जाता है कि इन्होंने राष्ट्रगान दिया। किंग के सम्मान में जो है इन्होंने जन गण मन दिया, जन गण मन, और लिखा अधिनायक। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ठीक है। जन गण मन अधिनायक, तो जन मतलब पब्लिक, गण मतलब लोग, मन मतलब लोगों का दिल, मन, हृदय। अधिनायक, अधिनायक का मतलब होता है बेटा डिक्टेटर, डिक्टेटर यानी कि तानाशाह। जन गण मन अधिनायक जय है, तब इन्होंने कहा भारत भाग्य विधाता, मतलब ये किंग, किंग आ रहा था दिल्ली दरबार में, किंग आ रहा था दिल्ली दरबार में, तो उसके आने पर यह पेशकश की उन्होंने, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, यानी कि भारत के भाग्य विधाता, अधिनायक, किंग, डिक्टेटर। और भैया डिक्टेटर काय का भारत का भाग्य विधाता, डिक्टेटर तो सब बर्बाद कर देगा, तानाशाह तो सब बर्बाद कर देगा, अपनी मर्जी का काम करेगा। तो ये अधिनायक शब्द इस्तेमाल करने पर ये विवाद में भी रहे। बाद में इन्होंने कहा, बाद में सुनने में आया कि ये अधिनायक शब्द जो है राम के लिए इस्तेमाल किया, अधिनायक शब्द भगवान राम के लिए इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार ये विवादों में भी रहे, ठीक है ना। तो जन दिल्ली दरबार का आयोजन जब हुआ तो उन्होंने जनगण मन अधिनायक पेश किया, तो अधिनायक शब्द का इस्तेमाल करने से ये विवाद में रहे कि कहा गया कि ये अधिनायक शब्द जो है किंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और किंग जो है भारत का भाग्य विधाता है, और अधिनायक का मतलब होता है डिक्टेटर यानी कि तानाशाह। तो तानाशाह भारत का भाग्य विधाता कैसे हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। अब इनके धर्म से संबंधित विचार क्या थे, धर्म से संबंधित विचार, धर्म से संबंधित इनके विचार क्या थे। तो बेटा ये ब्रह्म समाज को मानते थे, हिंदू धर्म को फॉलो करते थे, और हिंदू धर्म को जो है ब्रह्म समाज के माध्यम से आगे बढ़ाना चाहते थे। गांधी जी से इनकी बनती नहीं थी। गांधी जी और इनके विचार, रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार, ये टकराव में रहते थे। अभी बात करूंगा मैं इसको लेकर। तो रिलीजियस व्यू अगर पूछा जाए बेटा, रिलीजियस व्यूज अगर पूछा जाए कि धर्म से संबंधित विचार क्या है, तो वो ब्रह्म समाज को मानते थे और हिंदू हिंदू धर्म को फॉलो करते थे। हिंदू धर्म, हिंदू धर्म को फॉलो करते थे और ब्रह्म समाज के माध्यम से उसे आगे बढ़ाना चाहते थे। कंप्लीटली हिंदू धर्म को, हिंदू धर्म की मान्यताओं को नहीं मानते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था भी होती है, वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते थे। गांधी जी वर्ण सिस्टम को मानते थे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये रिलीजियस व्यूज हैं इनके। अब हम बात करेंगे नेशनलिज्म को लेकर इनके विचार क्या थे, राष्ट्रवाद। नेशनलिज्म को लेकर इनके विचार क्या थे, तो ये नेशनलिज्म को दो कैटेगरी में बांटते हैं, यूरोपियन
राष्ट्रवाद, यूरोपियन नेशनलिज्म, और दूसरा था इनका इंडियन नेशनलिज्म। पहला यूरोपियन नेशनलिज्म और दूसरा इंडिविजुअल नेशनलिज्म। ठीक है, तो इन्होंने कहा यूरोपियन नेशनलिज्म के तो ये अगेंस्ट थे, यूरोपियन नेशनलिज्म के ये बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्योंकि वहां स्टेट को और गवर्नमेंट को ज्यादा महत्व दिया जाता है। वहां स्टेट को या गवर्नमेंट को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और ये स्टेट गवर्नमेंट को महत्व नहीं देकर सोशल डेवलपमेंट को महत्व देना चाहते थे। इसलिए यूरोपियन नेशनलिज्म को तो ये बर्खास्त करते हैं, उसको नहीं मानते, यूरोपियन नेशनलिज्म को ये बिल्कुल नहीं मानते। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूरोपियन नेशनलिज्म में स्टेट या गवर्नमेंट पावरफुल होती है, और वो क्या चाहती है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, इन पर कब्जा कर लिया जाए, इन पर कब्जा कर लिया जाए, जिससे देश और मजबूत बने। जिससे देश और मजबूत बने। भाई, अंग्रेजों ने संसाधनों का दुरुपयोग किया, संसाधनों को खत्म कर दिया। अंग्रेजों ने भारत पर शासन किया और भारत के जो संसाधन थे उनको खत्म कर दिया और इस्तेमाल किया खुद। तो यूरोपियन नेशनलिज्म के अगेंस्ट में इसलिए थे क्योंकि यूरोपियन नेशनलिज्म में स्टेट या गवर्नमेंट को प्राथमिकता दी जाती है, और स्टेट और गवर्नमेंट अगर मजबूत हो जाती है बेटा, तो वो अपने देश के अंदर जो रिसोर्सेज हैं उन पर तो कंट्रोल करती ही है, साथ ही साथ वो कोशिश करती है कि दूसरे देशों में भी जो संसाधन हैं उस पर भी कब्जा हमारा हो। तो ऐसी सोच, यूरोपियन नेशनलिज्म की ये सोच, ये किसको बढ़ावा देती है बेटा? कॉलोनियलिज्म को। फिर इससे क्या आता है? इससे आता है कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म यानी कि उपनिवेशवाद। कॉलोनी बना लेते हैं, गुलाम बना लेते हैं। और उपनिवेशवाद का आगे का रूप होता है बेटा क्या? इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद। और इसके बाद आगे की जो कंडीशन होगी, साम्राज्यवाद। और फिर गुलाम बन जाते हैं। जबकि ये इंडियन नेशनलिज्म को सपोर्ट करते थे, जहां पर इनकी प्रायोरिटी थी एथिक्स और सोशल डेवलपमेंट। इंडियन नेशनलिज्म में दो चीजें देखने को मिलती थी, एथिक्स और सोशल डेवलपमेंट। एथिक्स यानी कि नैतिकता, सोशल डेवलपमेंट सामाजिक विकास। सोशल डेवलपमेंट और सामाजिक विकास। यूरोपियन नेशनलिज्म में ये चीजें एब्सेंट थी। यूरोपियन नेशनलिज्म में एथिक्स और सोशल डेवलपमेंट वाला कॉन्सेप्ट एब्सेंट था, उपलब्ध नहीं था। यूरोपियन नेशनलिज्म में स्टेट और गवर्नमेंट के साथ पावर, और स्टेट गवर्नमेंट को अगर पावर दे दी जाए तो वो रिसोर्सेज पर कंट्रोल करेगी, और रिसोर्सेज पर कंट्रोल करने लगी तो कॉलोनियलिज्म की कॉन्सेप्ट जन्म लेगा, और कॉलोनियलिज्म के बाद जो है इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद की चीजें पनपने लगेंगी। ठीक है, याद रहेगा।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है साम्राज्यवाद की। तो इसलिए ये विरोध करते थे, उसके अगेंस्ट में थे, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी थी सोशल डेवलपमेंट, वेलफेयर स्टेट, एथिक्स, मोरालिटी, नैतिकता, सद्गुण, ये होना चाहिए। स्पिरिचुअल, आप कह सकते हैं आध्यात्म की ओर ये इशारा करते थे, आध्यात्म की ओर ये इशारा करते थे। ठीक है, गांधी जी से नहीं बनती थी इनसे। क्रिटिक्स, क्लियर है। सोशल डेवलपमेंट और एथिक्स इनके केंद्र बिंदु, ध्यान रखना है। समाज, समाज का विकास होना जरूरी है, स्टेट की वजह से समाज नहीं है। ठीक है, समाज का विकास होना जरूरी है, समाज से स्टेट है, स्टेट की वजह से समाज नहीं है। और इसी नेशनलिज्म की भावना की वजह से, इसी सोशलिज्म की फीलिंग की वजह से वो जो है यूएसएसआर के तरफ खिंच रहे थे, यूएसएसआर की तरफ खिंच रहे थे, क्योंकि सोशलिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, और जाहिर सी बात है यूएसए से दूरी बनी, इनकी यूएसए से दूरी बनी थी, क्योंकि यहां कैपिटलिस्ट सिस्टम, कैपिटलिस्ट के विरोध में थे, कैपिटलिस्ट के विरोध में थे रविंद्रनाथ टैगोर, यूएसएसआर के पक्ष में थे, लेकिन बस वो चाहते थे कि यूएसएसआर थोड़ा सा सुधार और करे, फिर वो सुधार के बाद जो चीजें देखने को मिलेंगी वो हम भारत में देखना चाहते हैं, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावादी चीजें शामिल हों और थोड़ा सा व्यक्ति संवेदनशील बने, समझ रहे हैं, उसके अंदर नैतिकता हो, भला बुरा समझ पाए वो। कमेंट कर सकते हैं अगर कोई किसी में कोई डाउट हो तो। वहीं यूरोप में देखिए, यूरोप में नेशनलिज्म क्या था, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है भाई, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, एडवांसमेंट यानी कि तकनीकी का विकास हो रहा है, तकनीकी का विकास हो रहा है। जो यूरोप में, यूरोप में आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था वो भैया मॉडर्न साइंस का प्रोडक्ट है। वो यूरोप में जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म था वो मॉडर्न साइंस का प्रोडक्ट है, एक उत्पाद है, जिसमें क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, इसे वो नेशनलिज्म कह रहे हैं। उससे संसाधनों पर कंट्रोल कर रहे हैं वो, और फिर मैंने बताया संसाधनों पर कंट्रोल करेंगे, फिर कॉलोनियलिज्म पनपेगा, उसके बाद इंपीरियलिज्म पनपेगा, साम्राज्यवाद पनपेगा। तो यहां यूरोपियन सोशलिज्म, सॉरी यूरोपियन जो नेशनलिज्म है उसके खिलाफ इसलिए है क्योंकि वहां पर एथिक्स और सोशल डेवलपमेंट वाली चीजें एब्सेंट देखने को मिलती हैं इनको। क्लियर है? तो इसलिए कह सकते हैं कि यूरोप का जो नेशनलिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पर्पज है उसका, इकोनॉमिक पर्पज यानी कि आर्थिक उद्देश्य। यूरोपियन नेशनलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक उद्देश्य है, पॉलिटिकल पर्पज है उसका, राजनीति, पॉलिटिक्स और
इकोनॉमिक्स, मतलब संसाधनों को बढ़ाओ। जितने ज्यादा संसाधन हमारे देश के पास होंगे उतने ही हम पावरफुल बनेंगे। यहां व्यक्ति के विकास की बात कहां हुई भाई? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के हिसाब से एथिक्स और सोशल डेवलपमेंट एब्सेंट है यूरोपियन नेशनलिज्म में, इसलिए वो इंडियन नेशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। और इंडियन नेशनलिज्म में भी वो कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना चाहिए, मानवतावादी विचारधारा होनी चाहिए उसकी, व्यक्ति को थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए, भला बुरा दूसरों का देख सके वो, जिससे वो किसी को परेशान ना कर पाए और किसी दूसरे वर्ग को पीड़ित ना कर पाए। समझ रहे हैं? तो ये नेशनलिज्म वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिए और कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम बेटा लास्ट में देखते हैं गांधी जी के विचार और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार, इनमें टकराव रहता है। समझ रहे हैं? इनका रिश्ता गांधी जी का और रविंद्रनाथ टैगोर का कैसा रिश्ता है, कैसा रिलेशन है, वो हम देखते हैं। इसमें हमें क्रिटिक्स भी मिलेंगे, आलोचक एक दूसरे के। ठीक है? छोटे से थिंकर है रविंद्रनाथ टैगोर। अब रविंद्रनाथ टैगोर और बात करते हैं महात्मा गांधी। तो सबसे पहले आप देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, जो कि आज तक चल रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, महात्मा की उपाधि दी। बदले में महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को धन्यवाद के तौर पर, थैंक यू बोलने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को
गुरुदेव की उपाधि दी। गुरुदेव, ठीक है। तो उसके बाद जो नया नाम बना रविन्द्रनाथ टैगोर का, जो आज भी हम जानते हैं, गुरुदेव, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये भाई इनका पूरा नाम बना। तो गुरुदेव जो जुड़ा है, ये महात्मा गांधी ने इनको दिया। और महात्मा गांधी का नाम तो आप जानते ही हैं, गांधी का नाम महात्मा गांधी पड़ गया। ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर की देन है, रविंद्रनाथ टैगोर की देन है। अब महात्मा गांधी वर्ण सिस्टम को मानते थे। वर्ण सिस्टम को मानते थे जिसमें क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। गांधी जी मानते थे कि सबको अपने अपने हिसाब से काम करना चाहिए, वर्ण के हिसाब से। रविंद्रनाथ टैगोर वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट थे, के अगेंस्ट थे, विरोधी थे, उसको वो नहीं मानते थे, वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट थे। ठीक है। तो वर्ण व्यवस्था को रविंद्रनाथ टैगोर बिल्कुल नहीं मानते थे। क्लियर है। आप जानते हैं कि गांधी जी की एंट्री जब इंडिया में हुई, गांधी जी की एंट्री जब इंडिया में हुई, तो उससे पहले उन्हें एक्सपीरियंस था साउथ अफ्रीका का। उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद की मील यूनियन की जो हड़ताल थी, उसमें इन्होंने अपना सहयोग दिया। और इन्हें यह अनुभव मिल चुका था कि इंडिया में जो है कैसे क्या सिस्टम चलाना है, कैसे लोगों के हक के लिए लड़ना है। ठीक है। अब गांधी जी ने एक आंदोलन चलाया, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन। गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, तो स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध थे। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के विरुद्ध थे, जिसमें बात की गई थी कि विदेशी कपड़ों को जला दिया जाए, विदेशी कपड़ों को जला दिया जाए। यह भाई विरोध प्रकट करने का, यह विरोध प्रकट करने का जो है महात्मा गांधी का तरीका था। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे कपड़े जलाने से क्या होगा, कपड़ों को नहीं जलाना चाहिए, इसका भी विरोध करते थे वो। ठीक है। उसके बाद वो गांधी जी जैसे कि नॉन वायलेंस का कहते थे, अहिंसा मत करो, तो रविन्द्रनाथ टैगोर इसका भी विरोध करते थे कि भाई हमेशा अहिंसा से काम नहीं चलेगा। तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्शन एक दूसरे के विचारों में हमें देखने को मिलता है, आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिलता है। टैगोर कहते हैं कि भाई गांधी जी ने स्वराज का नारा देकर छोड़ दिया, गांधी जी ने स्वराज का नारा देकर छोड़ दिया, यानी कि पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का स्लोगन देकर, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस का स्लोगन देकर छोड़ दिया। भाई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ही फ्रीडम थोड़ी ना है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस फ्रीडम नहीं है, इसीलिए तो उन्होंने ट्रू फ्रीडम की बात की। आप पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हो, लोगों के पास पावर आ जाएगी, वो पावरफुल हो जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फ्री हो गए।
इसलिए उन्होंने ट्रू इंडिपेंडेंस की बात की। तो गांधी जी से कहते हैं ये कि भाई आपने स्वराज का नारा देकर छोड़ दिया, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात कर दी बस, इसके आगे क्या होगा? समझ रहे हैं? तो ये कॉन्ट्राडिक्शन एक दूसरे का हमें देखने को मिलता है। बताएं भाई, ये चीज क्लियर हुई? रविंद्रनाथ टैगोर ने चरखा का विरोध किया। चरखा का विरोध किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने चरखा का विरोध किया। गांधी जी ने कहा था, हमने गांधी में पढ़ा कि गांधी जी ने कहा चरखा को ना यूनिवर्सल बना दो, चरखा सिस्टम को यूनिवर्सल बना दो, खादी को यूनिवर्सल बना दो, वैश्विक लेवल पर इसको फैला दो। लेकिन टैगोर कहते हैं भैया कोऑपरेटिव फार्मिंग को डेवलप करो, चरखे से अकेले कुछ नहीं होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग को डेवलप करो। महात्मा गांधी यहां रविन्द्रनाथ टैगोर चरखे का विरोध करते हैं और कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग को जो है विकसित करो, तब इकोनॉमी का भला होगा, अकेले चरखे से नहीं होगा भाई। और दूसरा, वर्ण सिस्टम का विरोध तो करते ही हैं। कास्ट के आधार पर काय का बंटवारा भाई, कास्ट के आधार पर कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं। टैगोर कहते हैं नो कास्ट बेस्ड डिवीजन, जाति के आधार पर कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए कि कौन क्या काम करेगा। भाई जिसकी मर्जी है, जिसके अंदर जो काबिलियत है वो काम करे। कास्ट के आधार पर कैसे कह सकते हैं आपके वर्ण सिस्टम के आधार पर व्यक्ति काम करे? क्षत्रिय है तो वो रक्षा करने का काम दे दिया गया, ब्राह्मण है तो उसको ज्ञान देने का काम दे दिया गया, वैश्य है उसको व्यापार करने का काम दे दिया गया, शूद्र को जो है इन तीनों वर्णों की सेवा करने का काम दे दिया गया। क्या भाई शूद्र में कोई व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो वो कुछ और काम नहीं कर सकता क्या? बी आर अम्बेडकर शूद्र थे, उन्होंने बड़े बड़े काम किए, तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाया उन्होंने। जो परंपरा चली आ रही थी जो वर्ण सिस्टम के हिसाब से कि शूद्र शूद्र का ही काम करेंगे, उन्होंने पलट दी। बी आर अम्बेडकर ने इतना विरोध दिखाया कि मनुस्मृति स्मृति की एक कॉपी जला दी थी और शूद्रों से कहा था कि इस मनुस्मृति आपको कहीं मिल जाए तो इसमें तो आइटम बॉम्ब लगा के उड़ा देना चाहिए इसको। यह शूद्र के हक की बात नहीं करती, यह ब्राह्मणों की परंपराओं पर आधारित है। समझ रहे हैं? ये कॉन्ट्राडिक्शन बेटा देखने को मिला। अब बताइए मुझे, क्लियर हुई सारी चीजें? जी मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। अब देखिए, हमने बात की थी नोबल पुरस्कार। इसको चुरा लिया गया था बेटा, चुरा लिया गया था इसको। कहां से? शांति निकेतन। शांति निकेतन से इसको चुरा लिया गया था 27 मार्च 2004 को। 27 मार्च 2004 को इसको चुरा लिया गया। ठीक है, हालांकि वो चोर पकड़ा गया था, कब तक भागेगा बेचारा। ठीक है, वो चोर पकड़ा गया था और वो चोर पकड़ा गया था बेटा 25 नवंबर 2016 को।
25 नवंबर 2016 को वो वापस आ गई। नोबेल पुरस्कार जो है वापस आ गया 25 नवंबर 2016 को वापस आ गया। 25 नवंबर 2016 को ये वापस आ गया। प्रदीप बौरी को अरेस्ट कर लिया गया। कौन था ये चोर? प्रदीप बौरी, इसको अरेस्ट कर लिया गया। क्लियर है? चलिए देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हमने देखा, इनका कंट्रीब्यूशन इंडिया और बांग्लादेश दोनों में मिलता है। इंडिया में इन्होंने जनगण मन दिया और बांग्लादेश को भी दिया अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, इनका जन्म 7 मई 1861 को हुआ। फादर इनके देवेंद्रनाथ टैगोर थे, जो कि ब्रह्म समाज के एक्टिव मेंबर थे। उसके बाद हमने देखा कि 8 साल की उम्र में इन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और 1878 में इनको इंग्लैंड भेज दिया लॉ की पढ़ाई करने के लिए। लेकिन इनका इंटरेस्ट इंग्लिश लिटरेचर में था बेटा, तो 1880 में बंगाल वापस आ गए ये और बिना कोई डिग्री लिए। ठीक है, क्योंकि लॉ में इनका इंटरेस्ट नहीं था। और 1883 में 10 साल की उम्र की लड़की जिसका नाम मृणालिनी देवी था, उसके साथ इनकी शादी कर दी गई। और 1901 में शांति निकेतन नाम का स्कूल खोला, जो बाद में विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। नवंबर 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया इन्हीं की एक रचना के लिए, जिसका नाम था गीतांजलि, जो 1912 में इन्होंने लिखी। अब 1915 में इन्हें तब के किंग जॉर्ज V के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दे दी गई। और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उससे इनको इतनी ठेस पहुंची, इतना दुख हुआ कि इन्होंने जो है नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। इनके कुछ मेन वर्क्स हैं, जैसे कि चोखरवाली 1903 में, गीतांजलि 1912 में, गोरा 1910 में, और पोस्ट ऑफिस 1912 में, साधना 1913 में, घर और बाहर 1916 में, स्ट्रे वर्ड्स 1916 में, और नेशनलिज्म 1917 में। ये इनके कुछ वर्क्स हैं। फिर उन्होंने ट्रू फ्रीडम का आइडिया दिया। इन्होंने कहा कि पॉलिटिकली इंडिपेंडेंस होना ही ट्रू फ्रीडम नहीं है, ट्रू फ्रीडम पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से कहीं ज्यादा आगे है। और इन्होंने 4 स्टेज बताई ट्रू फ्रीडम की, रियलाइज करने की कि आप फ्री हो या नहीं। तो इंडिविजुअल लेवल पर रियलाइज करो, कम्युनिटी लेवल पर, यूनिवर्स लेवल पर यानी कि ब्रह्मांड लेवल पर, फिर ब्रह्मांड से अनंत तक, इनफाइनाइट तक। और जो ब्रह्मांड से इनफाइनाइट तक की सिचुएशन है, वो व्यक्ति सुप्रीम मैन होगा, जिसे जो अपने आप को स्वतंत्र फील कर पाए। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन होता है, जहां पर किंग आते हैं। इन्होंने जनगण मन का नारा दिया, स्लोगन दिया, और अधिनायक शब्द की वजह से ये विवाद में रहे, क्योंकि अधिनायक का मतलब होता है डिक्टेटर्स। ठीक है, और इनका संबंध हिंदू धर्म से है। हिंदू धर्म को इन्होंने ब्रह्म समाज के माध्यम से आगे बढ़ाया। राजा राम मोहन राय के संबंध है ब्रह्म समाज से। फिर इन्होंने नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने कहा यूरोपियन नेशनलिज्म अलग चीज है, इंडियन नेशनलिज्म अलग चीज है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन नेशनलिज्म में स्टेट और गवर्नमेंट को ज्यादा महत्व दिया जाता है, और स्टेट और गवर्नमेंट अगर ज्यादा पावरफुल होगी तो संसाधनों को इकट्ठा करने में अपना सारा टाइम लगाएगी, और इनका मकसद बन जाएगा कि आर्थिक रूप से कैसे भी मजबूत बन जाओ। ठीक है ना? तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट उत्पन्न होता है, और उसके बाद साम्राज्यवाद का कॉन्सेप्ट उत्पन्न होता है, जिस प्रकार ब्रिटिशर्स लोगों ने इंडिया को गुलाम बना लिया था। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म में एथिक्स और सोशल डेवलपमेंट पर फोकस किया गया है। ये दोनों चीजें यूरोपियन नेशनलिज्म में एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो सोशल डेवलपमेंट के बिहाफ पर इनका जो खिंचाव है वो यूएसएसआर की तरफ जाता है, सोशलिस्ट कंट्री है। बस ये चाहते थे कि यूएसएसआर में थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियनिज्म, मानवतावादी चीजें आ जाएं और थोड़ा सा संवेदनशील हो जाए, तो काम जो बन जाए। यूएसए से ये दूरी बना के रहते थे, क्योंकि यूएसए में कैपिटलिस्ट थी।
कैपिटलिस्ट का ये विरोध करते थे। फिर रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के आपस में जो कॉन्ट्राडिक्शन चलता है उसके बारे में हमने बात की। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही गांधी को महात्मा का नाम दिया और गांधी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया, जो आज भी जाना जाता है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर वर्ण व्यवस्था के अगेंस्ट में थे और गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन के द्वारा जो विदेशी कपड़े जलाए जा रहे थे उसका भी विरोध किया और गांधी जी का चरखा का विरोध किया और उन्होंने कहा चरखे से कुछ नहीं होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। महात्मा गांधी वर्ण सिस्टम के सपोर्ट में रहते थे कि अपने अपने वर्ण के हिसाब से काम करना चाहिए। हालांकि गांधी जी ने बाद में जवाब भी दिया कि भाई मेरा जो मूवमेंट है वो भी स्पिरिचुअल है, वो भी मोरालिटी पर आधारित है। ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं जो है वायलेंस को बढ़ावा दूं। मेरे विचारों में मोरालिटी भी शामिल है। ठीक है ना, नॉन वायलेंस शामिल है, मोरालिटी शामिल है। तो ये सारी चीजें हमने बेटा देखी। फिर नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने शुरुआत में बात की आपसे। इन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला भारत में और जो कि चोरी हो गया था। चोरी हो गया था 27 मार्च 2004 को शांति निकेतन से, बाद में मिल भी गया 2016 में और प्रदीप बौरी का हाथ निकला इसके पीछे, इसे अरेस्ट कर दिया गया। क्लियर है? क्लियर है बेटा सारी चीजें? बताइए एक बार मुझे कमेंट करके, एक बार कमेंट करके सभी बच्चे बताएंगे यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं। विजेंद्र जी, मनीषा रावत जी, पूनम जी, जो भी बच्चे अभी लाइव हैं एक बार बताएंगे मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुए सभी? चलिए ठीक है, फिर थैंक यू, मिलते हैं कल की क्लास में 12 बजे।